जी। शौकत भारती साहब, एक सवाल मेरा ये है, हालांकि सवाल यहाँ पे ये है कि खास तौर से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको लेकर के अब बहुत ज्यादा शिकायत है, बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा है। और खास तौर से इजराइल ने जिस तरीके से कब्जे की बात बिल्कुल वादे कर दी है, तो ऐसे में आप नंबर एक, सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है, कि अगर जंग बढ़ती है तो दुनिया में अभी किसी ने लिखा था, मैं देख नहीं सका, कि तेल की कीमत, लेकिन क्या सिर्फ तेल की कीमत बढ़ेगी, बाकी तमाम चीजों पर कितना इसका असर पड़ेगा? अगर थोड़ा से हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की इब्तिदा को अगर हम देखें, तो किस तरीके से इसको थोड़ा सा अगर चंद जुमलों में बयान कर दें कि कितना खतरनाक होगा अगर जंग होती है दुनिया के लिए। देखिए मुमताज साहब, सबसे पहले तो ये है कि चूंकि ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स ने क्या किया कि जो असलहे की मार्केट है उसके अंदर एक हंगामा पैदा कर दिया। क्योंकि हुआ कि छोटे छोटे रॉकेट्स ने, यानी यासीन 105 छोटा सा रॉकेट है, आपने देखा कि उसने क्या किया, मरकावा टैंक उड़ा दिया। आपने देखा कि ऐसे ऐसे ड्रोन ईरान ने इजाद किए कि जो पूरा हाई अलर्ट होने के बावजूद हिजबुल्लाह ने ड्रोन भेजे, फुटेज लिए और जहां चाहा पिन पॉइंट टारगेट किया। तो ये जो आर्म्स इंडस्ट्री है अमेरिका की, वो बहुत ज्यादा परेशान है। रशिया को भी जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने शाही ड्रोन दिए और अपने मिसाइल्स दिए, जिससे यूक्रेन के अंदर जो है, यानी सैंक्शन लगा हुआ था, कोई देने के लिए नहीं तैयार था हथियार, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया को ईरान ने हथियार दिए। हालत ये हो गई कि नॉर्थ कोरिया भी जो है उनसे ड्रोन के अंदर डील कर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो जो इनकी आर्म्स इंडस्ट्री थी, वो आर्म्स इंडस्ट्री चरमरा कर मतलब बैठ रही है। और सबको समझ में आ रहा है कि अमेरिकन वेपन्स, यूरोप के वेपन्स इतने कारगर नहीं है जितने वेपन्स जो है वो ईरान के कारगर है। तो इसलिए आर्म्स इंडस्ट्री ये चाह रही है कि किसी तरह से इसको मौका गनीमत जानने के बाद हम ये क्या करें, ईरान के ऊपर अटैक करके ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दें, ताकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और साइंस में ईरान आगे बढ़ा है उसको हम बहुत पीछे पहुंचा दें। और ईरान के जो जंग को टालने का थोड़ा सा और भी मकसद ये है कि वो जो अपने इनरिचमेंट को करके जो अपने न्यूक्लियर उसको बनाना चाहते हैं, उसके लिए वे वेट कर रहे हैं। ईरान ये चाहता है कि जब हम उसको टेस्ट कर लेंगे तो फिर अब हम पर अटैक करने से पहले जो है इनको 100 बार सोचना पड़ेगा। तो ये आर्म्स इंडस्ट्री वाले जो हैं वो पूरी तरीके से ये चाह रहे हैं। आप देखिए कि शाही ड्रोन की फैक्ट्री रशिया के अंदर लगा दी। रशिया को इतनी जरूरत पड़ी कि रशिया, और यही वजह है कि S-400 उसने दिया और बाकायदा तौर के ऊपर क्या नाम है, स्पाइस सिस्टम और तमाम जो है इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट जो है उसने दिए। अब ये 14-14 सैटेलाइट ईरान छोड़ने जा रहा है, क्योंकि लड़ाई में इस वक्त एक स्पेस वार के अंदर सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। कल मान लीजिए कि इन लोगों ने इसको बंद कर दिया लड़ाई के टाइम के अंदर, तो उस वक्त क्या करेंगे? तो अपना सैटेलाइट होगा, अपने सिग्नल्स होंगे, तो उसके वजह से इनको अटैक करने में और क्या अटैक हो रहा है उसको समझने में आसानी होगी। तो वजह यह है कि इस वक्त ईरान को वो पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं और पूरी कोशिश में है अमेरिका और क्या नाम है इजराइल कि हम ईरान पर इतना बड़ा हमला करें, इतना बड़ा हमला करें। ईरान इस वक्त सबके लिए सरदर्द बड़ा है। रशिया में जो सक्सेस नहीं मिल पा रही है ड्यू टू ईरान। हमने कहा नॉर्थ कोरिया से भी एग्रीमेंट हुआ, नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल भेज रहा है और नॉर्थ कोरिया इनसे ड्रोन ले रहा है 2000 किलोमीटर के, और वो ड्रोन उन्होंने सक्सेस करवा दिए। हौती को ड्रोन दिया, हौती 2000 किलोमीटर दूर पर टिपे हुआ है, उसके बाद उसने जाके वहां के ऊपर हैफा के ऊपर मार दिया। तो ये जो सारी पोजीशन है, इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से ये सीज फायर हो गया होता कब के, पूरी कोशिश हो रही है कि इस बहाने से हम कैसे एक तो जंग को डिले करें, ट्रंप अगर आ जाए तो उसके बाद हम ईरान को किसी तरह से खत्म करें। लेकिन ईरान को खत्म करने के लिए इनको मिडिल ईस्ट के बेसिस की बहुत जरूरत है। और मिडिल ईस्ट के जो
के अंदर जो है अगर बेसेस दे दिया जाएगा तो मिडिल ईस्ट के अंदर रिवोल्ट कर देगी पब्लिक रिवोल्ट कर देगी अपने रूलर्स के खिलाफ। इसलिए ये अगर इसको मैनेज कर ले गए ये लोग, और अगर इसको मैनेज कर लिए होते तो इतने बड़े बड़े वारशिप नहीं लेके आते, यही बेसिस से सारा काम उनका बन गया होता। वारशिप का लाना ये खुद इस बात का सबूत है कि इस वक्त टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरी बातचीत है कि इकट्ठा ये कोशिश करना चाहते हैं कि हम एक साथ जो है यमन पर भी अटैक करें, हिजबुल्लाह पर भी अटैक करें, हौती पर भी अटैक करें और ईरान के ऊपर अटैक करें। अब इतना बड़ा अटैक करने की अगर इनकी सलाहियत होगी तभी ये अटैक कर पाएंगे, और उनको ये भी पता है कि उसका रिस्पांस भी आएगा, हिजबुल्लाह की तरफ से भी आएगा, हौती की तरफ से भी आएगा, सीरिया की तरफ से भी आएगा, और क्या नाम है हजदुश्शाबी की तरफ से भी आएगा। हो सकता है कि कोई उतरे या ना उतरे, बाकायदा तौर के ऊपर सीरिया, क्या नाम है, रशिया तो ही है, सीरिया, इराक, ये सब के सब, और किसी वक्त भी ये जो है दुनिया जो है एक बहुत बड़ी जंग के अंदर चली जाएगी, और उसका खामियाजा सिर्फ ईरान और उनको नहीं, हम आप जो बात कर रहे हैं इनको भी भुगतना पड़ेगा। महंगाई आसमान पर चली जाएगी। तो बहुत ही खराब पोजीशन के ऊपर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं जी। शौकत भारती साहब, सज्जाद जाफरी साहब ने एक बड़ा सवाल किया है कि अगर ईरान जंग में जाता है तो उसकी सप्लाई लाइन कहां से आएगी, ये सवाल उन्होंने किया है। असलम लावारे साहब ने लिखा है कि अल-अक्सा में सिनेगल बनाने के ऐलान पे अरब हुक्मरानों और अरब अवाम का गुस्सा, वो ये गुस्सा कितनी रकम के एवज में छुपता है या फैलाया जाता है, या क्या हुक्मरान खुद को गालियां देके एहतजाज कर रहे हैं, या क्या इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी हैं। तो दो चीजें, एक तो ये कि जो सज्जाद जाफरी साहब ने कहा है कि अगर जंग छिड़ती है तो क्या होगा, और जो रूस ने मदद की है, जो खबरें आ रही हैं, वो कितनी सच्चाई है रूस को खास तौर से अगर देखा जाए तो। देखिए, एक तो ये है कि रूस जो डिफेंस सिस्टम में उनको मदद कर रहा है, दूसरे रूस से वो बहुत जल्दी फाइटर जेट्स मांग रहे हैं, ठीक है, और वो भी बहुत जल्दी देने वाले हैं। दूसरी बातचीत है सप्लाई लाइन की, जो बातचीत कर रहे हैं, ईरान के पास उनके जो टनल्स हैं उनके अंदर इतने मिसाइल्स हैं कि जिसको मतलब सोच नहीं सकते। ईरान की अपनी तैयारी बहुत पूरी है, लेकिन ईरान को प्रॉब्लम यह है कि ईरान के जरिए ही हमास को सप्लाई हो रही है, ईरान के जरिए ही लेबनान को सप्लाई हो रही है, ईरान के जरिए ही हौती को सप्लाई हो रही है, ईरान के जरिए ही बाकायदा तौर के ऊपर हिजबुल्लाह को सप्लाई हो रही है। तो ये सप्लाई चेन टूट न जाए, सबसे बड़ी बातचीत यह है कि ईरान इस सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के लिए अटैक नहीं कर रहा है। ईरान को अपनी अकेले अगर लड़ना हो तो ईरान के पास आर्म्स अम्युनिशन की कमी नहीं है। और रह गई बातचीत है कि रशिया की मजबूरी होगी कि वो ईरान से अगर जंग होगी तो आए, चाइना की मजबूरी होगी कि उनके $400 बिलियन अभी का उन्होंने एक नया माहिदा कर लिया है बाकायदा तौर के ऊपर। तो सबको ये भी पता है कि अगर हम यहाँ के ऊपर जंग होती है अमेरिका को, अगर हम यहाँ पे हम घेर लेते हैं अमेरिका को, अगर हम यहाँ पर अमेरिका को घेर के वो करते हैं तो उसका असर जो है यूक्रेन के ऊपर भी पड़ेगा और साउथ चाइना के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये जो एक चल रहा है मामला, और दूसरी तरफ ये जो चाइना और क्या नाम है ईरान और ये लोग सोच रहे हैं कि अगर हम डॉलर यानी इनकी इकोनॉमी चरमरा दे, और ब्रिक्स में सब लोग जो आ रहे हैं सब के सब अगर रुपीज में और अपनी करेंसी के अंदर डील कर रहे हैं या एक नई करेंसी के अंदर डील करना शुरू कर दें तो इकोनॉमी चरमरा जाएगी। जब इकोनॉमी चरमरा जाएगी तो अमेरिका को जंग करने की हिम्मत नहीं होगी। एक बयान अमेरिका का भी आया है कि बुश क्या नाम है उसने ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास अब इतने हथियार नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा को रखने के बजाय दूसरों को सप्लाई करें। तो ये बयान जो है ट्रंप का कोई हल्का बयान नहीं है। इसके मतलब ये है कि इन्होंने यूक्रेन की जंग के अंदर और इजराइल की जंग के अंदर अपना इतना असलहा यहाँ पर पहुंचा दिया और इतना मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया, और कहते हैं कि 33% नेवी यहाँ के पर लेके चले आए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं मिडिल ईस्ट में, क्या ये फुल फ्लैश वार लड़ने की सिर्फ जो है वारशिप से जो है ये जंग नहीं जीती जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका B-52 से और इससे उससे अटैक करके ईरान को बर्बाद कर सकता है,
ईरान को, यानी लेकिन उसके बावजूद आप ये समझ लीजिए फिर जो मिडिल ईस्ट के अंदर इनका पूरा फोर्स पड़ा है, ये कोई यहां से जाएगा नहीं, यहां से लाशें ही जाएंगी अमेरिका की, क्योंकि फिर जाहिर सी बातचीत है कि सब उनके भी रेंज के अंदर है, इनके सारे बेसेस उनके रेंज के अंदर है। जब जंग छिड़ जाएगी तो फिर ये थोड़ी देखेंगे कि हम सऊदी बेसेस के ऊपर नहीं मारेंगे और जॉर्डन बेसेस के ऊपर नहीं मारेंगे और यूएई के बेस के ऊपर नहीं मारेंगे, तो या ऐनुल असद के ऊपर नहीं मारेंगे या सीरिया के बेस के। जंग तो फिर छिड़ जाएगी तो छिड़ जाएगी, और रशिया की मजबूरी होगी, रशिया को भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि रशिया के पास सिर्फ एक ही बेस है वहां के ऊपर सीरिया के अंदर, टर्टरूस की, और वो वहां के ऊपर उस क्या नाम है बेस को वो भी संभालेगा वहां के ऊपर। तो जंग में ये अगर कहा जाए कि साहब की ईरान के पास सप्लाई, ईरान के पास अपना सब कुछ है, ईरान की जंग न होने की एक डिले ये भी है कि सारी सप्लाई लाइन जो है वो तेहरान की जो यमन तक जा रही है, लेबनान तक जा रही है, सीरिया तक जा रही है, हमास तक जा रही है, हजदुश्शाबी तक जा रही है, वो सप्लाई लाइन किसी और की नहीं है, वो सप्लाई लाइन ईरान की है। तो इसलिए ईरान की यही हिकमत अमली है कि ईरान जंग को जितना डिले कर सके वो डिले करे। बस 1 मिनट में शौकत भारती साहब, ये अफगानिस्तान के सिलसिले में लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि वो भी ईरान की मदद के लिए आगे आ रहा है, तो क्या वो करेगा? और दूसरा ये कि टर्की पे क्या कहेंगे, क्या वो बिल्कुल से खामोश है? उसका क्या रोल रहेगा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब टर्की का एक बयान सिर्फ समझने वाला है, उन्होंने कहा कि अगर नाटो फोर्सेस इजराइल की मदद के लिए आएंगी तो अपने आप को नाटो से विड्रॉ कर लेंगे, ये उन्होंने एक बयान दिया है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर नेटो फोर्सेस को ही बुला रहा है। नेटो फोर्सेस को बुलाने के मतलब ये है कि वो ईरान से एक लंबी जंग चाहता है, ठीक है, वरना क्या नाम है अमेरिका और इजराइल जो है नेटो फोर्सेस को न बुलाते। टर्की का सिर्फ एक बयान आया है, बाकी अरब कंट्रीज जितने हैं इनकी जबानी जमा खर्च जो है वो हमको समझ में आ रही है, लेकिन आज भी आप देखें कि जो पूरा इलाका खाली कराया गया है टैंक के जोर के ऊपर, हाँ, बैतलहम के आगे का जो एरिया है वहां पे उसको जो खाली कराया गया है, तो समंदर के तरफ जो है फिलिस्तीनी भागते चले जा रहे हैं और समंदर के करीब कैंप लगे हुए हैं, ठीक है। तो और आप कोई सप्लाई वहां के ऊपर नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो ये जो फिलिस्तीनियों को देखकर कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ईरान की क्या मदद करेंगे? हालात ये हैं कि बस इतना यूं समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिला कि इनके बेसिस से ईरान के ऊपर अटैक नहीं हुआ, इनके बेसिस से इजराइल के ऊपर अटैक नहीं हुआ। अमेरिका इसी चीज के अंदर फेल हुआ, और ये ईरान की हिकमत अमली थी कि उसने अरब कंट्रीज को इस तरह से बांधा, सब कुछ देखने के बावजूद भी इत्तेहाद 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 की बातचीत की। आज उसका नतीजा भी है, आज उसका नतीजा ये है कि रूलर्स भले से अमेरिका और इजराइल के तलवे चाट रहे हों, अवाम जो है एक एक अवाम जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर अरब का और हो या टर्की का, वो ईरान के साथ में खड़ा है, और वो कह रहा है कि भाई वाहिद मुल्क है जिसने जो है हमास की खुलकर मदद की, और हमास की मदद के लिए उसने बड़ी कुर्बानियां दी, अपने सदर का नुकसान पहुंचाया, अपने जनरल्स मरवाए हैं, और सब कुछ एक नई जंग को जो है मतलब झेलने के लिए तैयारी कर रहा है। और जाहिर सी बातचीत है ईरान अगर अटैक करेगा तो उसके ऊपर ऐसा थोड़ी कि ईरान अटैक कर देगा तो सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये जंग बहुत दिनों तक चलेगी, तो वो सब कुछ ईरान को ही झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, पूरे 1 घंटे का लाइव, तो शौकत भारती का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम लोग जो हमसे जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खास तौर से कि जो लोग हमसे जुड़ते हैं शौकत भारती साहब, वो पूरी जिम्मेदारी से सवाल भी करते हैं और अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं, और वो आपके बहुत जो है शुक्रगुजार रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरत का, और शौकत हमारी तरफ से भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।